प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए गए कई अहम निर्णय। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार के थुराना, थाना कलां और कुलाना में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने रोहतक रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। रोहतक और गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेफ सिटी कैंपेन किया जाएगा शुरू। और प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ ने अंबाला में स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए वार्तालाप कार्यक्रम का किया आयोजन। केंद्र सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों की दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि आज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है। इस पर करीब 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बहुत सारे राज्यों में आप देखोगे 11 रुपए, 10.5 रुपए, 12 रुपए तक ऐसे जाती है। मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए 2.5 रुपए में बिजली पैदा हो रही है, लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हमारे पास नहीं है तो वेस्ट चली जाएगी। और अगर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हम बनाते हैं और वायबिलिटी गैप फंडिंग नहीं देते तो उसकी अपने आप ही कॉस्ट इतनी ज़्यादा, क्योंकि स्टोरेज की भी वायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर हम यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग 40% तक कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 रुपये के आसपास भी अगर उनकी स्टोरेज की वो कॉस्ट आती है तो 2.5 + 6 रुपया 8.5 पौने 9 रुपये तक भी जाती है, तब भी वो वाइबल बना देती है पीक आवर्स के लिए। तो एक और देश की एक क्षमता बढ़ाएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी और सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारत और आगे बढ़ेगा। और नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का भी 50% शेयर जो हम करना चाहते हैं, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति 2030 तक कर लेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए करीब 1,165 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी है। 1153 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलना चाहिए था, लेकिन योजना में पहले 131 करोड़ का ही प्रावधान था, तो आज अनुमोदन किया गया है 1164.53 करोड़ का। 1164.53 करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शन्ड फॉर दिस स्कीम। अब इसमें 1153 करोड़ जाएगा जो इंडस्ट्री वालों का बनता है उसको, और 11.53 करोड़ जाएगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे उसके रूप में। हिसार जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने हांसी विधानसभा के थुराना, थाना कलां और कुलाना में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया। उन्होंने ढाणा गांव में सामुदायिक भवन लाइब्रेरी बनाने की मंजूरी प्रदान की। 4 एकड़ जमीन पर गौशाला बनाने के लिए उन्होंने अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए दिए। ढाणा खुर्द के प्राथमिक स्कूल को मॉडर्न संस्कृति स्कूल बनाने की फिजिबिलिटी देखी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के दौरान 6 बुजुर्गों को मौके पर ही पेंशन शुरू करने के भी निर्देश दिए। स्टेडियम में खेलों के सामान के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला खेल अधिकारी वीरेंद्र से सवाल पूछा तो वे कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए। इससे पहले गांव थुराना में मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जलघर, कच्ची फिरनी और 1.8 करोड़ से सरकारी कन्या स्कूल में हॉल व कमरा बनाने की मंजूरी दी। गांव में छोटी अनाज मंडी बनाने को भी मंजूरी दी, जिस पर ग्राम पंचायत ने 12 एकड़ जमीन देने पर सहमति जताई। अभी 1 लाख और 1,80,000 और 3 लाख, इससे कम के जो लोग हैं उनको कुछ सहायता दे रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इतने बड़े काम में 70 लाख परिवार हैं, सबकी इनकम पहले तो उन्हीं से पूछी हमने, और इसको दूसरी साइड में ना ले जाना, जिससे पूछा जाता है ना वो पूरी इनकम बताता नहीं है। ये तो है ना, 5 लाख वाले भी कहेगा मैं तो गरीब आदमी हूँ, 1 लाख लिख लो,
और ये पुरानी आदत है। हम चाहते हैं एक्चुअल बताओ, 1 लाख वाले को थोड़ा ज्यादा पता होगा, 180 वाले को थोड़ा कम होगा, 3 वाले को और कम होगा, और 3 से ऊपर वो अपने घर का काम ठीक ठाक चला लेता है। अगर 25,000 से ऊपर घर में आमदन आती है महीने की, तो घर का काम चलाने लायक है। पैसे जोड़ने तो भाई तो तेरे धनपति बैठे हैं, जब मौका मिले किसी को जोड़ो, लेकिन घर का काम ठीक ठाक चले। हमने 1 लाख से नीचे और 1,80,000 तक के लिए क्या किया कि इनके जेब के भी राशन कार्ड नहीं है। मुख्यमंत्री कल यानी 7 सितंबर को सातरोड खास, मिर्जापुर और बहबलपुर गांव में ग्रामीणों से जनसंवाद करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल भिवानी में जिला कारागार के नवनिर्मित विस्तार भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी जेलों में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने और कैदियों के लिए डाइट व्यवस्था बदलने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने राज्य की 11 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप भी स्वीकृत किए। उन्होंने पुलिस कर्मियों की तर्ज पर जेल कर्मियों को भी हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में फ्री सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा जेल कर्मियों के लिए कपल केस में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत भी सुविधा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुनहगार व्यक्ति को सुधारना कठिन कार्य होता है, लेकिन इसे समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सही कार्य करना चाहिए ताकि वह सभ्य नागरिक बनकर समाज में जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल कर्मी शिक्षक के रूप में कार्य करें और गुनहगारों का भविष्य सुधारने में अहम योगदान दें। 11 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप सैंक्शन कर दिए हैं। पेट्रोल बेच करके वर्ष का पैसा इसमें कमाया जाए। 7 से 8 करोड़ रुपया साल का ये कमा भी लेते हैं। हमारे जो जेल के कर्मचारी हैं उनको अभी तक बस ट्रैवलिंग में कंसेशनल फेयर नहीं है, तो आज मैं घोषणा करता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों की तर्ज पर जेल के कर्मचारियों को भी बस की ट्रैवल की सुविधा ये मिलेगी। हरियाणा में जैसे हमने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू की है, तो उस ट्रांसफर पॉलिसी में बाकी सब जगह सुविधाएं हैं, लेकिन एक सुविधा जेल कर्मचारियों को शायद नहीं है, और वह है कपल केस। तो कपल केस की सुविधा जेल कर्मचारियों को भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जेलों में बेहतर व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में जेल का निर्माण करने के लिए जमीन खरीद ली गई है। वहीं रेवाड़ी में बनाई जा रही जेल का फरवरी 2024 में लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा चरखी दादरी में भी जेल और कार्यालय के लिए 98 एकड़ जमीन की खरीद कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए करनाल में जेल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन करने जा रही है। सरकार का प्रयास है कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले और कोई गुनहगार न छूटे। रेवाड़ी में एक जेल जो अपनी इस समय बन रही है, लगभग 85-90% का उसका काम हो गया है। उसको आने वाले 6 महीने के बाद फरवरी 2024 में वहां पर कैदियों को रखा जा सकेगा, तो उसका भी उद्घाटन उस समय किया जाएगा। इसी प्रकार से फतेहाबाद में हमने जेल के लिए जमीन खरीद ली है। योजना में यह है कि हर जिला केंद्र पर जेल होनी चाहिए। जेल के अंदर जो कर्मचारी अधिकारी जो रहते हैं उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ऐसे जेल ट्रेनिंग सेंटर करनाल में ये बनाया जा रहा है, और जहां तक मुझे जानकारी दी गई है इस दिसंबर में, आने वाला दिसंबर, उस समय ही उसका उद्घाटन हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जेलों में लघु उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज रोहतक के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में रोहतक रेंज पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जनसाधारण की शिकायतों को समय पर सुनवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही रोहतक रेंज में शिकायतों के समाधान के बारे में फीडबैक भी लिया गया। इस बैठक में तय हुआ कि रोहतक और गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेफ सिटी कैंपेन शुरू किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस कैंपेन के तहत महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया
जाएगा। इसके तहत इन दोनों शहरों में ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। वहीं शैक्षणिक संस्थानों के बाहर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में हरियाणा में जिला अदालतों व पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में करीब 15 लाख केस लंबित हैं। विदेश में बैठकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे गैंगस्टर के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए एनआईए भी नजर रख रही है। साइबर अपराध से जुड़े सवाल पर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1930 को अब हरियाणा पुलिस के डायल 112 सेवा से जोड़ दिया गया है। हरियाणा और आसपास राजस्थान है, तो ये 3-4 स्टेट्स में है, क्योंकि कॉमन गैंग्स हैं इनके, और कॉमन गैंग्स हैं तो इनके लिए एनआईए का भी एक मेजर फोकस एरिया है। अभी उन्होंने काफ़ी केसेस टेकअप किए हैं, और हमारे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सेंट्रल एजेंसीज, वो भी उनका भी बड़ा फोकस है। और इस पर आपने ध्यान किया होगा कि काफ़ी जो मेजर क्रिमिनल्स हैं उनको डिपोर्टेशन करके यहाँ पे लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पे हम लोग भी अपना काम, और उसमें एजेंसियों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, कटिंग अक्रॉस द स्टेट्स और सेंट्रल लेवल पे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनका अभी बन गया है। उनके अच्छे नतीजे आने वाले। हमारी जो 112 का एक सिस्टम है, और ये जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स जो बनी हैं, इनका जो कंट्रोल रूम है, जो बड़ा एक सेटअप बनाया गया हरियाणा सरकार में, अभी उसकी मीटिंग होके हटी, अभी 11 बजे थी, और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग थी। उसमें ये आया कि 8 मिनट 28 सेकंड का जो हमारा रिस्पांस टाइम है, और वहीं पे जो 1930 हेल्पलाइन है हमारी साइबर क्राइम की, तो वो सारी कॉल्स भी हमारे 112 के सेटअप में ही जाती हैं, और उसमें एक्सक्लूसिव डेस्क बनाई गई हैं जो साइबर क्राइम को डील करती हैं, और बैंकों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है। प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से आज अम्बाला में सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के बारे में स्थानीय मीडिया कर्मियों को अवगत कराने व जानकारी प्रदान करने के लिए वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीआईबी चंडीगढ़ के महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि आमजन और सरकार के बीच लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की अहम भूमिका होती है। इसके द्वारा ही आमजन को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं व सरकार के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संपूर्ण और दुरुस्त जानकारी सीधे जनता तक पहुंचानी चाहिए। इस दौरान मीडिया कर्मियों को केंद्र सरकार की पिछले 9 वर्षों की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में क्या प्रभावी कदम जमीनी स्तर पर उठाए गए हैं, उसके बारे में मीडिया को जानकारी दी। नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या नए रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके बारे में बताया। आज मीडिया को ये जानकारी दी गई कि पिछले 9.5 वर्षों में कितनी सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो बहुत बड़े स्तर की हैं, जिनको ज़मीन पर लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, उसके बारे में जानकारी दी गई। हमारे स्किल्स के जो हमारे खादी ग्रामोद्योग के हमारे स्टेट डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि कैसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष तौर से जो स्कूली शिक्षा के माध्यम से स्किल कोर्सेज को बढ़ावा मिला है, सरकारी स्कूली सिस्टम में बहुत बड़े लेवल पर सुधार आए, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई गई है। इन सारे विषयों पर मीडिया को जानकारी दी गई, और साथ ही साथ मीडिया के जो सवाल जवाब थे उनका भी निराकरण राज्य सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने ऑन द स्पॉट किया। इस तरह के मीडिया वार्तालापों से उम्मीद ये की जाती है कि मीडिया सरकारी योजनाओं के बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए कवरेज करेगा। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कार्ला ने कहा कि मीडिया समाज का दर्पण होता है, जो जनता को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करता है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था इनका, और इससे हमें जो है अपनी जो पॉलिसीज़ हैं और जो भी हम नया कर रहे हैं अपने शिक्षा विभाग के अंदर, वो हमें मीडिया के सामने ही, सारे मीडिया के सामने बताने का मौका मिलता है। और मीडिया जो है अपने आप में, क्योंकि समाज का एक आईना है, और मीडिया जब अपने, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब वो लोगों के सामने उस बात को रखता है तो नो डाउट सरकार की पॉलिसीज़ का लोगों को पता लगता है, और इस तरीके से जो आम आदमी है उसको काफ़ी लाभ होता है इससे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर लंबे समय से मजबूत बनी हुई है और विभिन्न तरह के संघर्षों के बहुआयामी प्रभावों के बावजूद यह आगे भी मजबूत बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, विश्वसनीय वैश्विक संस्थानों की जरूरत और वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के कारण उत्पन्न खतरों से जूझ रहे विश्व में भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। एक निजी मीडिया संगठन को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण पर काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे समूचे देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि विकास के इस मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपना एजेंडा पेश किया तो सभी ने इसका स्वागत किया। भारत वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा। उन्होंने कहा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में हम जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे देशों को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ ही इससे पृथ्वी के अनुकूल चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के दौरे पर रवाना होंगे। दोनों शिखर सम्मेलन जकार्ता में होंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन इसलिए खास है क्योंकि पिछले साल भारत आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन है। इस दौरान प्रधानमंत्री आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक आसियान के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति के साथ साथ व्यापक हिंद प्रशांत महासागर के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र हैं। इस साल के शिखर सम्मेलन का विषय है आसियान मामले विकास का केंद्र। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य नेता पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तंत्र को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे और साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के मामलों पर विचार साझा करेंगे। उनकी यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता ने इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती से खास बातचीत की। सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वो इन दोनों सम्मेलनों के दौरान विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे तो इन फोरम पर भारत की आवाज बुलंद करेंगे। सबसे पहले बात करें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के एजेंडे की तो आसियान देशों के साथ भारत के सबसे बड़े एजेंडे में मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को अमली जामा पहनाना शामिल है। भारत और आसियान देशों ने FTA की समीक्षा को साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत आसियान के बीच सहयोग के लिए आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष और आसियान भारत ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इन देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। वहीं अगर बात करें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के एजेंडे की तो ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के मंच पर दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में वैश्विक चिंताओं पर मंथन होगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक के फ्री नेविगेशन से लेकर वैश्विक व्यवस्थाओं में कानूनी प्रावधानों को बेहतरी से लागू करने पर फोकस रहेगा। साथ ही इस सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों के समाधान का रास्ता निकालने पर विस्तार से मंथन होगा। बता दें कि 2005 में आसियान देशों के पहल पर पूर्व एशिया सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना के समय से भारत इसका सदस्य है। इस संगठन में 10 आसियान देशों के अलावा 8 संवाद भागीदार देश शामिल हैं। भारत के अलावा पूर्वी एशिया सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इसमें 50 स्कूली शिक्षक, उच्च शिक्षा विभाग के 13 शिक्षक तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बालिकाओं और महिला शिक्षकों को प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए महिला शिक्षकों को मिलने वाला शिक्षक पुरस्कार की संख्या अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करना प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। आरंभिक शिक्षा का बुनियादी महत्व होता है। अनेक शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूला का उल्लेख किया जाता है। इनमें से पहला H है हार्ट, दूसरा H हेड और तीसरा H है हैंड। हार्ट या हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र बल और नैतिकता से है। हैंड या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति तथा पठन पाठन से है। हैंड या हाथ का संबंध हस्त कौशल तथा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक प्रदान किया गया। नूंह जिले के तावड़ू उपमंडल में G20 शेरपा की चौथी और अंतिम बैठक जारी है। बैठक में शेरपाओं के बीच जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में उसे रखा जाएगा। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बैठक के दौरान 12 प्रारूप सत्रों में भाग लेंगे। कल शाम विदेशी डेलीगेट्स ने हरियाणा की समृद्ध परंपरा और विरासत को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए समझा। भले ही वे हरियाणवी बोली को न समझ पाए हों, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि हरियाणवी पारंपरिक गीतों की धुन उन्हें खूब पसंद आ रही है। वे हरियाणवी लोकगीतों की धुन व संगीत से इतने प्रभावित हुए कि अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए और हरियाणवी कलाकारों के साथ नृत्य करने लगे। सूचना, जनसंपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में विदेशी डेलीगेट मंत्रमुग्ध हो गए। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले कलाकारों की सराहना की। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। G20 के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस G20 से जुड़ी जानकारियों के लिए संदेश ऐप का इस्तेमाल कर रही है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खासे इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इसी को लेकर नई दिल्ली के इलाकों को सजाया गया है। वहीं मेट्रो और ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। इस वर्ष देश के वैज्ञानिकों ने गेहूं की 7 और जौ की एक नई किस्म इजाद की है। एक नई किस्मों को संचित व सीमित सिंचाई के हिसाब से तैयार किया गया है। करनाल, हिसार, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों ने इन किस्मों की खोज की और इसी वर्ष से इनका बीज किसानों को सीड पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की अगुवाई में महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उदयपुर में आयोजित 62वीं कार्यशाला में इन किस्मों की घोषणा की। इन किस्मों गेहूं की HD 3386, WH 1402, HD 3388, CG 1040, कर्ण शिवानी DBW 327 की किस्म MP 1378, DWD 359 और जौ की DWD RB 219 किस्म शामिल है। राष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र करनाल के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में सिंचित व समय से बुआई करने के लिए इन किस्मों को इजाद किया गया है। गेहूं की 5 किस्में भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से खोजी हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि संस्थान किसानों के लिए गेहूं और जौ के उत्पादन मूल्य संख्या में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए 2 प्रजातियां, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए 1 प्रजाति, मध्य क्षेत्र के लिए 1 प्रजाति, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए और 1 प्रजाति हमारी जौ की
DWRB 219 तथा एक हमारी पूर्व प्रजाति DBW 327 जिसको नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए रिकमेंड किया गया था की संस्कृति सेंट्रल इंडिया के लिए भी की गई है। इस प्रकार जो हमारी ये नई प्रजाति DBW 327 है वो लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर के लिए रिकमेंड की गई है। आप ये मान सकते हैं कि ये हमारी चौथी मेगा वैरायटी होगी जो देश में अधिकतर क्षेत्रफल में उगाई जा सके। लक्ष्य हमारा 112 मिलियन टन था जो हमने नवंबर में सोचा था और जो तीसरा एस्टीमेट आया उसके हिसाब से प्रोडक्शन 112.74 मिलियन टन है। निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि संस्थान ने पिछले वर्ष 112.7 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जो कि एक रिकॉर्ड है। इस उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था विसा द्वारा संस्थान को सम्मानित किया गया है। नशे के खिलाफ करनाल में 1 सितंबर से शुरू हुई साइक्लोथॉन गुरुग्राम से आज फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव पहुंची। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम यादव और पुलिस कमिश्नर राकेश आर्या सहित आमजन ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उपायुक्त विक्रम यादव और पुलिस कमिश्नर राकेश आर्या ने बताया कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमें युवा पीढ़ी को नशे के विरुद्ध जागरूक करना है ताकि वे देश और समाज के लिए अपना अहम योगदान दे सकें। सबसे बेसिक पर्पस इसका ये है कि जो अवेयरनेस है लोगों में ड्रग के प्रति जो उसके घातक जो परिणाम रहते हैं या बच्चों में जो जिस तरीके से फैल रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए तो वो एक मैसेज सभी लोगों में जाए। तो ये काफ़ी बढ़िया शुरुआत है कि जो पूरा स्टेट है वो साइकिल रैली कवर करेगी। तो हमारे ज़िले में भी करीब 30 किलोमीटर के लगभग ये कवर करेगी। युवा वर्ग है हमने उनको इसमें सम्मिलित करने का उसका प्रयास करा है। तो करीब 20,000 लोगों ने हमारे यहाँ से रजिस्टर करा है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लोग खड़े हैं, चाहे स्वागत में खड़े हैं, चाहे पार्टिसिपेशन के लिए खड़े हैं, चाहे वो साइकिल लेके खड़े हैं। कुछ लोग मेरे ख्याल पैदल भी कुछ दूर चलेंगे तो वो भी हो गए। तो ये बेसिकली जो मैसेज है ये तो युवा वर्ग में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा भ्रमित होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। फरीदाबाद में करीब 30-35 किलोमीटर इसका रूट रहेगा और काफी बड़ी संख्या में इसमें हमारे युवा साथी भाग ले रहे हैं। हमारे पुलिस के भी बहुत सारे साथी, हमारे महिला कांस्टेबल्स और बाकी अन्य जो रैंक्स हैं वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। इस रैली का मकसद नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है, जन जागरण अभियान इसको बनाना है, जन जन तक इसको पहुंचाना है, खास तौर से युवा पीढ़ी तक जो कि आजकल नशे के प्रभाव में काफ़ी पड़ी हुई है, फंस रही है, जिससे कि हमारे युवा वर्ग को उनकी जो नस्ल है उसको खराब होने तक की बात हो रही है। तो हमें न केवल उनको इस दुष्प्रभाव से बचाना है बल्कि इनको एक सक्षम युवा बनाना है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर देश के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। हरियाणा में चली हुई है नशा मुक्ति अभियान के तहत यात्रा चली हुई है और उसमें एक युवाओं को संदेश जाता है। जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे में लत में है और जो अपने ध्यान से भटके हुए हैं, जो कि युवाओं के अंदर जोश दिखा हमें और हमारे गांव के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। कम से कम मेरे यहाँ से 200 युवा अपनी साइकिल लेकर के इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कोई नशा मुक्ति का तो कोई ऐसा कोई सिस्टम हमने देखा नहीं। जो बात तो इसकी मेन ये थी वो ये साइकिल यात्रा। जो बात नशाखोरी से दूर है, शराब, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन न करें, बस यही संदेश देना चाहते हैं। फरीदाबाद में करीब 30 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करने के बाद यह साइक्लोथॉन पलवल जिले में पहुंचेगी। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने से पहले खिलाड़ियों के सम्मान में दिल्ली में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की औपचारिक पोशाक और किट का अनावरण किया। चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल पूरी तरह से तैयार है। वही खेल में झुका नहीं तो खेल। प्रतियोगिता में इस बार अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल शिरकत करने जा रहा है। एशियाई खेलों में हिस्सा लेने जाने से पहले इन खिलाड़ियों के सम्मान में राजधानी दिल्ली में एक रंगारंग समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की औपचारिक पोशाक और खेल किट का अनावरण किया। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, उपाध्यक्ष गगन नारंग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस बार एशियाई खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, जिनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है इस पूरे कंटिंजेंट को भेजने की, आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 623 खिलाड़ियों का इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और यहां पर सरकार की ओर से भी जो आपने मांगा, कितना सपोर्ट स्टाफ चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, बाकी सब उसके लिए भी मंजूरी दी गई। मुझे पूर्ण विश्वास है जब एशियन गेम्स में आप में से बहुत सारे लोग गेम्स देखेंगे, कोई टेलीविजन पर, कोई फिजिकली जाकर देखेगा, जब भारत के खिलाड़ी किसी भी मैदान पर उतरेंगे, हम सब, all of us 140 crore Indians will cheer for India and for the Indian athletes. एशियाई खेलों के लिए समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।